नमस्कार। जीडीपी क्या ट्रैक पर ग्रोथ हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। तो क्वार्टर 3 के जीडीपी नंबर्स आ गए हैं और क्वार्टर 3 में जीडीपी 6.2% पर निकलकर आई है। अनुमान जरूर 6.3% का था, लेकिन 6.2% पर एक रिलीफ के साथ जीडीपी आई है, जहां पिछले 2 क्वार्टर में हमने देखा कि जीडीपी की रफ्तार काफ़ी पिछड़ी और धीमी थी, जहां से चिंताएं पैदा हो रही थी। तो क्या ये 6.2% क्वार्टर 3 में आपके लिए एक राहत की बात है? क्या यहाँ से एक बेहतर आर्थिक रफ्तार हमें देखने को मिलेगी? क्या यहाँ से अर्थव्यवस्था के साथ जो समस्याएं, जो धीमापन है, वो एक हद तक ठीक होता हुआ, बेहतर होता हुआ नजर आएगा? चौथे क्वार्टर के लिए क्या एस्टिमेट कर सकते हैं और साल भर के लिए, वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी के नंबर्स का क्या अनुमान होगा? इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, बाजार पे क्या असर पड़ेगा, आपके और हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा, यही सारी बातें आज हम करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर, मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अदिति, आपसे ही तो 6.2% क्या माने कि पिछले 2 क्वार्टर्स में जो नंबर हमें देखने को मिल रहे थे उसके मुकाबले एक रिलीफ है? रिलीफ तो है। हमारा अनुमान 6.4% था, तो अनुमान से हल्का सा कम आया है। साथ ही साथ Q1 और Q2 के ग्रोथ के प्रिंट्स भी थोड़े रिवाइज हुए हैं। तो जो मेरे कहने का मतलब है, Q1 से जो कंपैरिजन में Q3 का ग्रोथ है वो हल्का सा ही कम है। सो इन दैट सेंस नंबर इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन पूरे साल का जो एस्टिमेट, सेकंड एडवांस एस्टिमेट आज एनएसओ ने दिया है, वो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है। इतना बड़ा अपटिक ग्रोथ में Q4 में, जो अभी के ग्लोबल हालात हैं, जिस तरह से टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी है, मुझे नहीं लग रहा कि 7% इतना ज्यादा तेजी से ग्रोथ Q4 में क्रॉस कर पाएगी। तो पूरे साल का अनुमान हमें लगता है 6.3 के आसपास होगा। तो अदिति, ओवरऑल जो सिनारियो है, जिस तरह के करंट सिचुएशन में हम हैं ग्लोबली या फिर अपने देश की भी बात करें, तो ऐसे में ये नंबर्स कितने सेटिस्फैक्ट्री हैं? क्या आपको लगता है कि अभी इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती थी? हम पर्टिकुलर वर्टिकल्स में तो बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल नंबर्स पर ये बहुत पेचीदा क्वेश्चन है। अगर हम देखें FY23 और FY24 की ग्रोथ इतनी शार्पली इंक्रीज करी गई है कि उस कॉन्टेक्स्ट में तो आज का नंबर फीका लगेगा ही लगेगा। लेकिन Q2 का जो बॉटम है उससे अप टर्न आया है, तो ये एक रिलीफ का सोर्स है। ओवरऑल अगर हम देखें 6.3 भी अगर हम ले लें, जो अब मेरा करंट अनुमान है, 6.3% जीडीपी ग्रोथ करंट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में एनविएबल है। तो कॉन्टेक्स्ट मैटर्स अ लॉट। मेरे हिसाब से ओवरऑल पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ अभी भी 6.5 to 7% ही है। तो उस हिसाब से ये नंबर आप थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी बोल सकते हैं, बट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में सर्टेनली 6.3% एक बहुत एनविएबल नंबर है। ओके। अगर अब मैं पिछले साल से थोड़ा सा इसकी तुलना करूं शुभमय, तो फिर तो ये नंबर काफ़ी पीछे सा दिखता है। क्या हमें वो तुलना नहीं करनी चाहिए? मतलब मैं नंबर को अगर वाई ऑन वाई देखूं तो फिर तो बहुत बड़ा गैप दिखेगा वहां से, लेकिन क्या सही आकलन होगा? मुझे क्यू ऑन क्यू ही देखना चाहिए इस वक्त, या वाई ओ वाई वाला नंबर भी मैटर करेगा? देखिए विपिन, एक तो गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा जो चेंज है वो है सब्सिडी। पिछले साल सब्सिडी का जो नंबर था वो काफी उतरा था, एंड इसी वजह से ही आपको जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का है उसमें आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे। इसलिए वो तुलना एक तरफ आता ही है। वो मेकअप कितना कर पाते हैं, दैट इज अ वेरी मेजर पॉइंट, क्योंकि सब्सिडी का चेंज आपके जीडीए और जीडीपी में काफी फर्क लाएगा। तो दैट वो तुलना जरूर आता है। लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड अगर मैं देखूं तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, दैट उसकी जो रिकवरी है वो बरकरार है। वो मुझे अच्छा लग रहा है। हालांकि ये काफी जिसे कहते हैं, अभी भी वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स, बट स्टिल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्लियरली एक जंप है, जो मैं ये पूरे डेटा में आई वुड टेक दैट इज द मोस्ट पॉजिटिव। बिकॉज इंडियन इकोनॉमी के अंदर में डोमेस्टिक डिमांड कंडीशंस का क्या हालत है
उसकी जिक्र इस जीडीपी से, उसकी तुलना, उसकी आलोचना सबसे ज्यादा होगी इन नंबर्स के बाद। और वो नंबर्स मुझे दिखता है कि तो बेस्ड ऑन दैट मैं कहूंगा कि द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो चेंज दिख रहा है, दैट इज समथिंग जो मुझे आई वुड टेक ऑन एज ऑफ नाउ एज पॉसिबली द मोस्ट पॉजिटिव इस वक्त। जी सुनील साहब, आपका टेक। देखिए, क्वार्टर 3 में हम देखते हैं कि काफी सारा जो फेस्टिविटी और ये सब होता है वो भी इंक्लूड होता है, तो डेफिनेटली वहां से एक पुश मिलता है। लेकिन उसके बाद क्वार्टर 4 होगा जहां पर वो सारी चीजें नहीं मौजूद करती, तो कितना हम उत्साहित हों इस नंबर से? मुझे ज्यादा उत्साहित होने की नई संभावना दिख रही है। मैं क्यों बताऊं कि आप सोचिए कि जब शक्तिकांता दास उनके लास्ट जो पॉलिसी थी, वहां पर जो 5.4 का उन्होंने ये अनुमान दिखाया था हमें, और कहा था कि उन्होंने कि 6.8% अगले क्वार्टर का होगा। अब उसके बाद कॉर्पोरेट रिजल्ट आए, सीक्वेंशियली अर्निंग्स में ग्रोथ रही, मगर क्योंकि मार्केट उस 6.8 के हिसाब से कॉर्पोरेट अर्निंग्स की कंसेंसस कर रहा था, उससे तो डिसअपॉइंटिंग निकली। तो नेचुरली, जैसे आदित्य जी कह रही थी, उन्होंने अपना 6.8 आरबीआई गवर्नर का उन्होंने रिड्यूस किया, अभी उससे भी कम आया है। और इसके बावजूद कि ये फेस्टिवल सीजन, क्योंकि दिवाली के बाद, दिवाली भी लास्ट क्वार्टर में थी, क्रिसमस भी लास्ट क्वार्टर में थी, तो उसका इम्पैक्ट पूरा दिखने के बावजूद खाली 6.2 आया है। तो मार्केट जरूर इससे थोड़ी नाराज होगी, क्योंकि जो एक पिकअप होना था 6.8 के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं हुआ। सेकेंड बात यह है कि उस क्वार्टर में इन्फ्लेशन मानते हैं थोड़ा ज्यादा था, तो इस क्वार्टर में अगर आप उसको प्रोजेक्ट करें, अभी इन्फ्लेशन थोड़ी घट रही है, मगर मेरे ख्याल में अभी भी कंज्यूमर सेंटिमेंट उस इन्फ्लेशन को ऑब्जॉर्व करके इस क्वार्टर में मैं कोई ज्यादा एक उछाल नहीं देख रहा हूं। तो मैं आदित्य से सहमत हूं कि इस साल की जो ग्रोथ के जो अनुमान 7% की किया गया था वो तो बिल्कुल नहीं होगा, और उनके जो नंबर है उसके करीब ही आएगा। मगर मुझे मार्केट के बारे में देखें तो मार्केट ऑलवेज फ्यूचर के बारे में सोचता है। अब अगले क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर की जो एक खास चीज आपने देखा, जो क्वार्टर के नंबर है, एग्रीकल्चर की ग्रोथ सीक्वेंशियली बहुत बढ़िया रही है। वो अच्छी खबर है, क्योंकि अच्छी हार्वेस्ट की इंपैक्ट, तो उसके कारण जो रूरल में ऑलरेडी डिमांड का पिकअप हो रहा है वो सस्टेन हो सकता है। और अभी रबी क्रॉप का भी आउटपुट आ जाएगा, तो शायद उसके कारण इन्फ्लेशन भी घट सकती है, और सेकंड, रूरल डिमांड भी पिकअप हो सकती है। तीसरा है, ये जो बजट में 1 लाख करोड़ का टैक्स के छूट दिया गया था, उसका इंपैक्ट अगले साल में ही दिखेगा ना, वो अगले साल वाली बजट है ना, तो नेचुरली वो पैसा हाथ में, लोगों के हाथ में महसूस होगा अप्रैल से। तो मेरे ख्याल में प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ अगले साल का, मेरे ख्याल में आईएमएफ ने 6.5% का किया है, शायद वो हो सकता है। तो ये अच्छी उम्मीद सामने आ रही है, क्योंकि सीक्वेंशियली हम इंप्रूव होते जा रहे हैं, और शायद ये जनवरी फरवरी मार्च में उतना इंप्रूवमेंट ना दिखे, मगर अप्रैल में जून जो अगला क्वार्टर है उसके लिए जरूर बाजार में उम्मीदें बढ़ती जाएगी, ये सब चीजों के कारण। तो मैं ये एक मिक्स्ड रिजल्ट कहूंगा उसके हिसाब से, कि उम्मीद से कम, मगर फिर भी थोड़ी बहुत जो लाइन, जैसे उन्होंने कहा प्राइवेट कंजम्पशन का ग्रोथ है, एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ है, तो उस हिसाब से शायद फ्यूचर के लिए इससे एक अच्छा फाउंडेशन बन रहा है। तो अदिति, अगर डिमांड की जो बात कर रहे हैं तो इस डेटा के मुताबिक जो रूरल डिमांड है उसने तो थोड़ा सा एक अपटिक दिखाया, लेकिन ओवरऑल डिमांड क्या अभी भी चिंता का विषय है और रहेगी अगले क्वार्टर में भी? देखिए, मेरा ये व्यू है कि डिमांड जो है पिछले 2 साल से काफी अनइवन रही है। एक फेज था जहां अर्बन डिमांड काफी पॉजिटिव थी और रूरल में 2023 की मॉनसून इतनी अच्छी नहीं थी, उस वजह से रूरल डिमांड थोड़ी धीमी थी। 2024 की मॉनसून अच्छे होने के बाद रूरल डिमांड का हमारा एक्सपेक्टेशन अब काफी इंप्रूव हो गया है, रेजर्वोयर लेवल्स भी काफी हेल्दी हैं, तो उससे आगे जाके भी रूरल डिमांड स्टेडी रहेगी। अर्बन डिमांड में हाई इनकम हाउस होल्ड की डिमांड काफी स्ट्रांग है, लेकिन मिडिल और लो इनकम हाउस होल्ड जो है वहां पे इन्फ्लेशन का ज्यादा इम्पैक्ट आया है। तो अब आगे जाके रूरल हमें लगता है एक अच्छे ट्रेंड पे रहेगा। अर्बन में जो सेगमेंट में प्रॉब्लम थी डिमांड की इन्फ्लेशन की वजह से, वहां पे 2-3 पॉजिटिव चीजें ये हैं कि एक तो आपका इन्फ्लेशन थोड़ा जो लग रहा है कंट्रोल में आने से, एक रेट कट तो हो चुका है, एक और रेट कट अप्रैल में काफी सर्टन लग रहा है, और इसका इम्पैक्ट ईएमआई में तो आ ही जाएगा। चाहे डिपॉजिट रेट्स में ट्रांसमिशन लेट हो और उससे फ्रेश बोरोइंग में जो ट्रांसमिशन होता है वो लेट हो, लेकिन जो एग्जिस्टिंग ईएमआईज है वो नीचे आनी शुरू हो जाएंगी।
और दूसरी बात, जो टैक्स कट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है वो काफी वेल टारगेटेड है, क्योंकि यही सेगमेंट है अर्बन सैलरीड, जो नए एंट्रेंट्स हैं फॉर्मल वर्कफोर्स में, जो सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाएंगे टैक्स रिलीफ का। तो मेरे हिसाब से अर्बन जो कंजम्पशन है वो भी थोड़ी आगे जाके इम्प्रूव होनी चाहिए। ठीक है, तो शुभमय, अभी नंबर वाइज अगर हम चलें तो मैन्युफैक्चरिंग 2.1 से बढ़ के 3.5 हुआ, कंस्ट्रक्शन में भी कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिग्रोथ दिखा रहा है, एग्री ग्रोथ में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल, माइनिंग भी ठीक ठाक इम्प्रूव हुआ है। लेकिन क्या ये इम्प्रूवमेंट सब्सटेंशियल हैं? जितना हम उम्मीद कर रहे थे उतना है, या जितना हमें चाहिए उतना है, या यहाँ थोड़ा और पुश करना पड़ेगा? गवर्नमेंट एक दूसरे साइड से, मतलब आपने टैक्स गिफ्ट दे दिया, आपने थोड़ा सा अभी, जैसे अदिति भी कह रही थी कि हम देखेंगे कि ईएमआई कम होना शुरू होंगे, तो थोड़ा सा वहाँ पर एक सेंटिमेंटल चेंज आएगा, बट जो ऑन द ग्राउंड ये नंबर्स हैं ये अभी भी वीक हैं। विपिन जी, ऑन अ वेरी टेंजेंशियल नोट, मुझे एक थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल लग रहा था जो कि आरबीआई के जो डेटा थे, जो एस्टिमेट था 6.8 वगैरह, उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड क्वार्टर के नंबर्स, अगर उनको ट्रेंड दिखा है कि अजीब सा जंप आया है, अनएक्सपेक्टेड सॉर्ट ऑफ बॉयंसी, तो मैं फ्रैंकली उस पर मुझे काफी हैरानी ही नहीं, मुझे काफी कंसर्न रहता कि इकोनॉमी के जो एक्चुअल जो मेरी हालत है और जो नंबर्स दिखा रहे हैं उसमें तालमेल नहीं बैठ रहा है। एंड दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर इंडस्ट्री, इन्वेस्टर, सबके लिए, कि व्हाट इज द इकोनॉमी ट्राइंग टू से। मैं 6.2% का जो डेटा है वो देखकर मैं अदिति से सहमत हूं कि ये इस ज्यादा प्रॉब्ली 6.3 6.4% में हम जाके फाइनली एंड क्लियर खत्म करेंगे। लेकिन मुझे वो प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। प्रॉब्लम इनफैक्ट नहीं लग रहा है इसलिए क्योंकि ये सारे डेटा काफी कंसिस्टेंट डेटा आ रहे हैं कि इकोनॉमी डाउन टर्न पे था, उस डाउन टर्न से इट इज प्रोबेबली टर्निंग अप, एंड इट्स पॉसिबली टर्निंग अप इन अ सस्टेन वे, कि जहां जहां पे हम टर्निंग अप की जो डेटा देखेंगे, जैसे टैक्स डेटा, जैसे कंजम्पशन डेटा, जिन पे देयर वाज अ टर्न अराउंड पहले क्वार्टर में दिख रहा था, वो कंसिस्टेंटली उसी तरह से मूव अप कर रहे हैं। तो यानी कि ओवरऑल डेटा में एक डेटा इंटेग्रिटी है। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इन द टाइम ऑफ जिसे कहते हैं इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, एक डेटा में अगर एस्टिमेट्स में अगर क्लैरिटी ना रहे ना, तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इमीडिएट हिसाब से वो दिखेगा कि जैसे एज इफ इट्स वी आर पास द हम्प, देन सडनली वो करेक्शंस बाद में जब सेकेंड एस्टिमेट्स, फाइनल एस्टिमेट्स आएंगे, उस एस्टिमेट्स में देयर विल बी करेक्शंस। कुल मिलाकर वो इंडस्ट्री के लिए, किसी भी सेक्टर के लिए वो कंफर्टेबल नहीं रहता है। इसलिए वाइल जो रियल जैसे जीवीए का फिगर्स हैं, कंजम्पशन के जो फिगर्स हैं, इस फिगर्स में मैं अभी मतलब काफी डिटेल में देख रहा था कि इनमें जैसे ब्रेक इन ट्रेंड तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। एंड फ्रैंकली ब्रेक इन ट्रेंड नजर नहीं आ रहा है, ये मुझे सेटिस्फैक्शन देता है कि ये चीज अच्छा है। दैट मीन्स इकोनॉमी में जो प्रेशर्स हैं ग्लोबली वो बरकरार है, एंड वो रहेंगे ही अभी। इनफैक्ट ट्रम्प इम्पैक्ट इज जस्ट नॉट येट स्टार्टेड टू प्ले आउट। उसके क्या इम्पैक्ट होंगे हमें अभी आगे चलकर दैट विल बी फैक्टर्ड इन। तो वो तो एक बहुत बड़ा शॉक है, लाइक एन ऑयल शॉक जो पहले होता था, इट्स लाइक द ट्रम्प शॉक। इनफैक्ट वो आएंगे। जी, वही एक सवाल मैं सुनील जी से पूछना चाह रहा था कि ये जो ट्रम्प फैक्टर है, द वे ही इज बिहेविंग, या रोज वो टैरिफ की चीज़ें लगाना नहीं लगाना अलग बात, लेकिन जिस तरह का इम्पैक्ट या जिस तरीके का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट वो पूरा मार्केट और अदर सिचुएशन में पैदा कर रहे हैं, क्या वो चीज़ें नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट होंगी आगे जाके? देखिए, ट्रम्प मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है, इकोनॉमी में नहीं। क्यों मैं बता रहा हूं कि ट्रम्प की जो भी चीज आप कह रहे हैं ना इन टर्म्स ऑफ टैरिफ, इंडिया का शेयर ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स 1.9% है। खास करके वो मैन्युफैक्चरिंग में 1% है और सर्विसेज में थोड़ा ज्यादा है। तो
हमारे ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा इकोनॉमी में जितना बाकी देश, जैसे चाइना का 13% शेयर है वर्ल्ड के एक्सपोर्ट्स पे। तो ओवरऑल ट्रम्प का अनसर्टेनिटी मार्केट के ऊपर ज्यादा फैली हुई है, मगर इकोनॉमी में मैं समझता हूं कि जैसे मोदी जी की और ट्रम्प की मीटिंग हुई और बातचीत हो रही है, हम उनसे एनर्जी तेल खरीदेंगे, शायद डिफेंस इक्विपमेंट करेंगे, तो ये जो इम्पैक्ट है इससे हम थोड़ा लाभ उठा सकते हैं। तो मैं इतना ये नहीं हूं, डिसअपॉइंटेड नहीं हूं या कंसर्न नहीं हूं कि हमारी एक डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी है। हमारी प्रॉब्लम्स जीडीपी ग्रोथ की घटौती में दो बड़े प्रॉब्लम है। एक, इलेक्शंस के कारण गवर्नमेंट ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम को टाल दिया था और वो इम्पैक्ट दिख रहा था क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट दूसरा होता है। दूसरा होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ गई थी क्योंकि मिसमैच था बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ फूड ग्रेन, क्योंकि प्रोडक्शन वाज मोर देन कंजम्पशन, फिर भी सही जगह पे पहुंची नहीं। तो इसीलिए भले अच्छे मॉनसून था, आपको इन्फ्लेशन हाई थी और इसलिए कंज्यूमर का सेंटिमेंट अफेक्ट हो गया था खर्चा करने के लिए। ये दोनों प्योरली डोमेस्टिक फैक्टर से जो हमारी जीडीपी ग्रोथ को नीचे गिराई। अब समझिए कि इस क्वार्टर में अगर पूरे बजट में जो भी उन्होंने नंबर्स लगाए थे 11 लाख करोड़ का, उतना तो नहीं होगा, पर 10 लाख करोड़ तो एस्टिमेट किया, वो खर्चा जनवरी फरवरी मार्च में होगा। तो गवर्नमेंट की चर्चा होगी और अगले साल में भी उन्होंने सेम फ्लैट ग्रोथ प्रोजेक्ट किया है। तो वो कैपेक्स का एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट फ्रंट एंड करती है और अप्रैल से ही अपना नए साल की कैपेक्स की प्रोग्राम शुरू करती है, और यहाँ पे इन्फ्लेशन अगर घटती है क्योंकि अच्छी रबी क्रॉप भी है, तो ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक कंजम्पशन भी थोड़ा पिकअप होगा। और ये समर के वक्त में अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एयर कंडीशनर्स, उसी चीजों की भी बढ़ पाएगी। तो मेरा ट्रम्प का इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पर इतना नहीं जितना मार्केट के ऊपर है, और डेफिनेटली वो मार्केट का अनसर्टेनिटी कंटिन्यू रहेगा। तो इसलिए इकोनॉमी इंप्रूविंग ट्रेंड में है और मार्केट गिरने का ट्रेंड में है। ये दोनों अलग दिशा में जा रहे हैं। जी, ठीक है। चलिए इसी नोट पर एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि कैसे फिर वो कंजम्पशन की रफ्तार बढ़ेगी, इकोनॉमी के सामने इस समय क्या रियल चैलेंजेस है और क्या कोई उनका हाल फिलहाल में उपाय है या हमें ऐसे ही चलना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं भी नहीं। एक छोटा ब्रेक के बाद ये 2-3 अहम मुद्दे, अहम सवाल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जीडीपी ट्रैक पर ग्रोथ, और Q3 के नंबर्स आए हैं। 6.2% पर जीडीपी की रफ्तार है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले बेहतर नजर आ रही है, और ओवरऑल साल का एस्टिमेट भी 6.5% के आसपास लगाया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर का। और हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ से और कैसी दिख सकती है हमें जीडीपी की रफ्तार ग्रोथ के लिए, और क्या करने की जरूरत होगी। हमारे साथ इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नाम, मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभम भट्टाचार्य जी कार्यक्रम में मौजूद है। तो अदिति, अब चैलेंजेस क्या हैं, यहाँ से क्या करने की जरूरत है और कहाँ पर फोकस रहना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से बजट आया, बजट ने 2 pronged हमें स्टिमुलस दिया। एक तो 1 ट्रिलियन का इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जो करना बहुत इजी नहीं है, बिकॉज आई स्टिल थिंक कि ये इंटेल करता है कि हर महीने ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन का कैपेक्स हो, अदर देन द पीक मॉनसून मंथ्स। तो ये बहुत इजी टारगेट नहीं है। देखते हैं कि कितनी जल्दी कैपेक्स प्रोग्राम किक ऑफ होता है, और वो इंडिकेट करेगा कि इसका क्या टारगेट कितना अचीव होगा। दूसरी चीज, हमें वो टैक्स रिलीफ मिली जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो भी 1 ट्रिलियन का आप लगा लीजिए, जो इनकम टैक्स रिलीफ मिली है। रेट कट साइकिल शुरू हो गया है। अप्रैल का कट हमें काफी सर्टन लग रहा है, उसके बाद जून या अगस्त में एक और कट आएगा कि नहीं आएगा, ये इंडिकेशन हमें बेहतर तभी समझ आएगी जब 3 महीने बाद हमें Q4 का जीडीपी ग्रोथ डेटा मिलेगा। तो वो कहाँ आएगा? गवर्नमेंट के एनएसओ के इम्प्लिसिट 7.6% के आसपास, या फिर जो मुझे लग रहा है कि 6.5 से 6.9% के आसपास। काफी फर्क इम्प्लीकेशन होगा एडिशनल रेट कट्स के लिए। से ग्लोबल एनवायरनमेंट अभी कम से कम और 3 से 6 महीने अनसर्टन चलेगी। सुनील जी करेक्ट है दैट हमारा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में शेयर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर और एक्सपोर्ट्स अमेरिकन मार्केट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे और प्राइसेस उनकी गिरेंगी, तो हो सकता है हमारे यहाँ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाए और इंपोर्ट्स हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और थोड़ा धीमा कर दें। तो ये एक फैक्टर है जो हमें डोमेस्टिक इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। और दूसरा, इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी में मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर के कैपेक्स प्लान्स थोड़ा और डीले हो जाएंगे।
तो ये एक और फैक्टर रहेगा जो H1 के ग्रोथ ट्रेंड्स को शायद थोड़ा सा धीमा करे। उसके आगे पे रिवीजन कमीशन ऑलरेडी सेटअप हो गई है। अगर FY27 के बजट में अरियर्स और रिवाइज पे इंक्लूड हो जाता है तो शायद एक और कंजम्पशन बूस्ट हमें FY27 में भी मिल सकता है, लेकिन उसको फाइनेंस करने के लिए कैपेक्स की ग्रोथ थोड़ी धीमी करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है सुनील साहब, हालांकि आपने कहा कि मार्केट और इकोनॉमी ऐसे सीधे कोरिलेट हम नहीं करेंगे और ना ही उस तरह के इंपैक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी मार्केट क्या देखना चाहेगा यहां से? देखिए, मार्केट में मैं पहली और एक बाद में थोड़ा एक मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आदित्य से करूंगा इस क्वार्टर के जीडीपी के नंबर में। उस दो चीजें उसमें पीछे, एक मैंने ऑलरेडी जो मेंशन किया कि मैं गवर्नमेंट को इस क्वार्टर में ही जनवरी फरवरी मार्च में ही कैपेक्स का स्टेप अप, क्योंकि जो बजट किया था उसको यूज करना है 10 लाख करोड़, 11 नहीं तो 10। अगर सेकेंड महाकुंभ का इम्पैक्ट, अब कई जगह कई नंबर्स होते हैं, बट 1% जीडीपी ग्रोथ महाकुंभ के कारण, अगर महाकुंभ के नंबर्स देखें तो जरूर उत्तर प्रदेश की जीडीपी, मगर वो देश की जीडीपी भी आ सकती है। तो मेरे ख्याल में ये शायद जो गवर्नमेंट अनुमान लगा रही है 7% के आसपास इस क्वार्टर का आ सकता है। अगर वो आ गया नो तो वो मार्केट को एक उछाल दिलवा सकता है, क्योंकि वो भी एक क्यू सीक्वेंशियली इंप्रूविंग जीडीपी ग्रोथ होगी। तो वो 3 महीने लगेंगे उसके डेटा प्रॉपरली आने में, मगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स उसके पहले आ गई, उसमें ये सब दिखेगा। तो मेरे ख्याल में अगर वो ये क्वार्टर का नंबर कॉर्पोरेट अर्निंग्स में अप्रैल से अच्छा दिखना लगेगा तो मार्केट के लिए वो बहुत पॉजिटिव अच्छी चीज होगी। सेकंड बात मैं कहूंगा कि मार्केट क्या देखना चाहती है ना, मार्केट ये देखना चाहती है कि कैसे इंडिया इस ट्रम्प के अनसर्टन माहौल में, क्योंकि अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो रही है, कैसे उससे हम निकल पाते हैं, कैसे हम कुछ ना कुछ जुगाड़, आप कह दीजिए कि हम यूएस से कुछ खरीदारी करेंगे ताकि वो उतना रेसिप्रोकल नहीं लगाए, ऐसी कुछ बात करके अगर कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स आ गई ना तो वो मार्केट के लिए बहुत अच्छी होगी। तो पहली चीज है कैसे हम एक डिप्लोमेटिक लेवल पे यूएस के साथ हम डील करते, ये अनसर्टेनिटीज है, कुछ फायदा उठाने की कोशिश करते। अल्टीमेटली एक चीज याद रखिए, अब यूएस का पर कैपिटा इन जीडीपी 80,000 करोड़ 80,000 है पर कैपिटा, चाइना 13 है, हमारा 3,000 से कम है। तो यूएस को अगर सस्ते में प्रोडक्ट्स चाहिए शॉर्ट टर्म में, तब तक यूएस मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव होता है, तब तक कहीं ना कहीं उनको खरीदना होगा ना। इसलिए मेरी थोड़ी एक पॉजिटिव आउटलुक है उसमें कि चाइना में टैरिफ लग के जो भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उससे हम फायदा अगर उठा पाए तो मार्केट के लिए वो खुशी खबर। थर्ड, अगेन अदिति से मैं थोड़ी डिफरेंस ओपिनियन, वो कह रही है कि अगर इंपोर्ट के प्राइसेस टैरिफ के कारण घट गए और इंडिया में कुछ इंपैक्ट, मगर मेरे ख्याल में इंडिया क्या करेगा कि हम इंपोर्ट ड्यूटी नॉन यूएस इंपोर्ट्स पे लगाएंगे, सो दैट चाइना का डंपिंग इधर नहीं आता है, तो उसको हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे और यूएस की एक्सपोर्ट्स के लिए कुछ रास्ता ढूंढ निकलेंगे। तो में एक पॉजिटिव अप्रोच अगर इन सब चीजों में दिखी वो काफी है मार्केट के लिए एक। और फाइनली मार्केट में क्या देखना चाह रही है ना, सिंपल सी बात है कि जैसे देखिए आरबीआई को हाथ मिला के सपोर्ट देना है गवर्नमेंट को, जैसे उन्होंने रेट कर दिया और आदित्य कह रही कि अगली रेट कट भी कायम है जी जी के साथ। आरबीआई ने अभी एनबीएफसी का जो रिस्क ये वेटेज था उसको भी हटा दिया, तो एनबीएफसी को भी फंड्स बैंक से फ्लो करेंगे और साथ लिक्विडिटी इन्फ्यूजन भी भयंकर कर रही है आरबीआई। मानते हैं कि डॉलर को फाइट करने के लिए उसने ही लिक्विडिटी निकाला तो उसको सेटल करेंगे, मगर ट्रांसमिशन ऑफ रेट्स के लिए लिक्विडिटी कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल में अब आरबीआई के हाथ में है कैसे वो गवर्नमेंट को जो टैक्स गिवअवेज है और जो खर्चा है उसको कैसे सपोर्ट करके इकोनॉमी, अगर वो आरबीआई से पॉजिटिव सिग्नल निकल आए तो मार्केट बहुत अच्छी खबर। तो क्विकली, क्योंकि बहुत कम अब समय मेरे पास रह गया, शुभमय आपका टेक। आरबीआई के पास बहुत सारे चैलेंजेस है, रुपए को संभालना है, महंगाई, ग्रोथ, एवरीथिंग, फिर अब यहां किस तरह का रुख हम देखेंगे? आरबीआई को लिक्विडिटी जो एक्सपैंड करने वाली जो बात है, दैट विल बी द बिगेस्ट चैलेंज, और वो किस तरीके से वो लिक्विडिटी मार्केट में रख सकते हैं, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। बट एक चीज की तरफ विपिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, वो ये है कि गवर्नमेंट का जो डेटा होता है फोर्थ क्वार्टर का, वो कहीं ज्यादा रिलायबल होता है देन द थर्ड क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर का। ये हिस्टोरिकली इंडिया का टेंडेंसीज है और इसीलिए आज अनंत नागेश्वरन जी ने भी वही कहा है कि व्हेन वी गेट मोर डेटा द नंबर्स विल कम अप। दिस एक्चुअली इज सरप्राइजिंगली एक सॉर्ट ऑफ अ स्टिमुलस। नंबर्स में आप हमेशा देखेंगे थर्ड क्वार्टर और सेकंड और फोर्थ क्वार्टर में जो डेटा में जो फर्क आता है
वो काफी हद तक इसका इम्पैक्ट आता है कि मोर नंबर्स, एक्यूरेट नंबर्स आता है, क्योंकि अभी तक फॉर इंस्टेंस मैन्युफैक्चरिंग के जो फिगर्स आते हैं वगैरह, जो जीडीपी के, वो सारे आईआईपी के ऊपर होते हैं, और आईआईपी जैसे हम जानते हैं कि वो काफी डेटेड नंबर्स हैं। सिमिलरली इन्फ्लेशन, ये बहुत सारे जो सेक्टर्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के जो फिगर्स हैं वो आपको मिलेंगे फोर्थ क्वार्टर में, तो वो अपने आप पे एक बाउंस आपको मिलेगा। मैं नहीं सोचता हूं कि गवर्नमेंट के ये प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट प्लान्स में ज्यादा कुछ फर्क आएंगे, इतना शॉर्ट पीरियड में वो फर्क नहीं आता है। बट द बिग चेंज विल बी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, खासकर स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आप देखेंगे फोर्थ क्वार्टर में बहुत ज्यादा रहता है, और वही होता है सबसे ज्यादा स्टिमुलस फोर्थ क्वार्टर में गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट माने हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का आप देखेंगे मैक्सिमम इम्पैक्ट। जी ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि मेरा समय बिल्कुल समाप्ति हो गया, तो शुभ जैसा कह रहे हैं कि फोर्थ क्वार्टर में बहुत कुछ होगा इन टर्म्स ऑफ नंबर, जो चर्निंग होती है उसमें काफी कुछ अलग होके आता है, लेकिन क्या चैलेंजेस है हमारे सामने, क्या चीज अर्थव्यवस्था के लिए चाहिए जो ग्रोथ को पुश करेगी, और इंपॉर्टेंट कि इतना अनसर्टेन टाइम, चाहे ग्लोबल लेवल पे देखें चाहे डोमेस्टिक, बहुत सारी चीजें मौसम से लेकर तो अर्थव्यवस्थाएं और राजनीति सब कुछ अपना अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन एस्टिमेट 6.5% का फोर्थ क्वार्टर के लिए, और देखते हैं कि क्या चीजें निकल कर आती। फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप तीनों महानुभावों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।